तो चलिए सीधे आज के इस विस्तृत विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। 2026 के बंगाल चुनाव, इन नतीजों ने सच में पूरे राजनीतिक परिदृश्य को एकदम चौंका कर रख दिया है। मतलब जो नतीजे कुछ समय पहले तक बिल्कुल असंभव लग रहे थे ना, वो अब हकीकत में बदल चुके हैं। इतने बड़े और ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव को समझने के लिए सिर्फ दावों या बयानों से तो काम चलने वाला है नहीं। हमें गहराई में जाकर एक निष्पक्ष डेटा विश्लेषण करने की जरूरत है, ताकि ये समझा जा सके कि आखिर जमीन पर हुआ क्या है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं आंकड़ों और रणनीतियों को डिकोड करने वाले हैं। इस विश्लेषण की दिशा बिल्कुल स्पष्ट रहने वाली है। हम 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, बंगाल के चौंकाने वाले नतीजे। दूसरा, वोटर डिलीशन यानी एसआईआर का विवाद। तीसरा, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति का वोट पैटर्न। चौथा, महिला वोटरों का ऐतिहासिक बदलाव। और पांचवा, राजनीतिक रणनीतियों की जमीनी हकीकत। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, बंगाल के चौंकाने वाले नतीजे। जरा इन अप्रत्याशित आंकड़ों पर गौर कीजिए। 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा में जो सत्ताधारी पार्टी लंबे समय से अजेय मानी जाती थी, वो सिमटकर मात्र 80 सीटों पर आ गई। जी हां, सिर्फ 80 सीटें। और वहीं विपक्ष ने 206 सीटों का एक विशाल आंकड़ा पार कर लिया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। मुख्यमंत्री का अपनी ही सीट भवानीपुर से 15,000 वोटों से हारना और 20 कैबिनेट मंत्रियों का बाहर हो जाना, ये इस बदलाव की गहराई को साफ साफ साबित करता है। अब बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, वोटर डिलीशन यानी एसआईआर का विवाद। हार के तुरंत बाद ही एक बहुत बड़ा आरोप सामने आया। ये दावा किया गया कि चुनाव में 100 सीटें चोरी हुई हैं और ये चुनाव निष्पक्ष नहीं था। इसका मुख्य कारण एसआईआर प्रक्रिया को बताया गया, जिसके तहत लगभग 27 लाख वोटरों को अंडर एडजुडिकेशन में डाल दिया गया था। दावा यह था कि इस वोटर डिलीशन प्रक्रिया ने चुनाव परिणामों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। लेकिन क्या डेटा इस दावे का पूरी तरह समर्थन करता है? आइए जरा इसे निष्पक्ष रूप से गहराई से देखते हैं। जब निष्पक्ष रूप से डेटा को परखा जाता है ना, तो सच कहूं एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। उदाहरण के लिए चामदानी को ही ले लीजिए। वहां 7,600 वोटर डिलीट हुए और विपक्ष 3,000 वोटों से जीत गया। इसे देखकर तो यही लगता है कि एसआईआर ने सीधा असर डाला है ना, लेकिन शमशेरगंज में इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। वहां 74,000 वोटर डिलीट होने के बावजूद सत्ताधारी पार्टी 7,500 के मार्जिन से जीत गई। इसका सीधा सा मतलब यह है कि डिलीट हुए वोटों और जीत हार का कोई एक सीधा गणित नहीं है। चीजें इतनी सरल नहीं हैं। इस बिंदु को और भी स्पष्ट करने के लिए उन शीर्ष 20 विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़ों को देखते हैं जहां सबसे ज्यादा वोटर डिलीट हुए थे। अब तार्किक रूप से सोचें तो अगर एसआईआर ही एकमात्र कारण होता तो इन सभी सीटों पर विपक्ष को जीत दर्ज करनी चाहिए थी। लेकिन डेटा क्या दिखाता है? डेटा दिखाता है कि इन 20 में से 13 सीटें सत्ताधारी पार्टी ने ही जीती। ये इस बात का एक बहुत मजबूत संकेत है कि केवल वोटर डिलीशन के आधार पर इतनी बड़ी हार की व्याख्या नहीं की जा सकती। चुनाव में कुछ और भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जो सतह के नीचे था। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है गढ़ों का ढह जाना। देखिए, सत्ताधारी पार्टी के पास 124 ऐसे मजबूत गढ़ थे जहां वे लगातार पिछले 3 चुनाव जीतते आ रहे थे। लेकिन इस बार उनमें से 78 गढ़ उनके हाथ से पूरी तरह निकल गए। और दूसरी ओर विपक्षी पार्टी ने न केवल अपने सभी 54 गढ़ों को सफलतापूर्वक बचाया, बल्कि 65 बिल्कुल नई सीटों पर भी कब्जा जमा लिया। ये डेटा एक बहुत ही गहरे संरचनात्मक और जमीनी बदलाव की ओर इशारा कर रहा है, जो सिर्फ प्रशासनिक विवादों तक सीमित नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं खंड 3 की ओर, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति का वोट पैटर्न। अब जरा उन 32 विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़ों को देखते हैं जहां अल्पसंख्यक आबादी बहुत ज्यादा है। ऐतिहासिक रूप से यहां सत्ताधारी पार्टी का एक छत्र राज हुआ करता था, लेकिन इस बार एक दिलचस्प चीज हुई। यहां वोटिंग प्रतिशत तो बढ़ा, लेकिन सत्ताधारी पार्टी का वोट शेयर 16% तक गिर गया। कारण यह है कि ये पारंपरिक वोट बैंक अब एकमुश्त नहीं रहा। ये वाम दलों, आईएसएफ और कांग्रेस के बीच बुरी तरह बंट गया। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि यह वोट बैंक खिसका क्यों? स्रोत सामग्री से हमें पता चलता है कि इसके पीछे कई अंतर्निहित कारण थे। एसआईआर को समय पर रोक ना पाने की नाराजगी तो खैर थी ही, लेकिन साथ ही शासन की विफलताएं भी इसमें बहुत अहम रहीं। राज्य में 27% आबादी होने के बावजूद पुलिस बल में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व मात्र 4.5% होना, अल्पसंख्यक क्षेत्रों में औद्योगिकरण का अभाव और रोजगार के नए अवसरों का बिल्कुल न होना, इन सभी कारकों ने इस समुदाय में एक गहरी भावना पैदा की कि उन्हें सिर्फ एक वोट बैंक मान लिया गया है। बिल्कुल इसी तरह
अनुसूचित जाति यानी एससी के वोट पैटर्न ने भी इस चुनाव को बहुत गहराई से प्रभावित किया। आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण इलाकों में जहां एससी आबादी 30% से अधिक है, वहां विपक्षी पार्टी ने 83% सीटों पर एक शानदार जीत दर्ज की। वहीं जहां एससी आबादी 10% से कम थी, वहां उनकी जीत की दर घटकर 56% रह गई। इसका सीधा सा मतलब है कि सत्ताधारी पार्टी का जो एक बहुत मजबूत पारंपरिक ग्रामीण आधार था, वो उनसे छिटककर बड़े पैमाने पर विपक्ष की ओर चला गया। अब आते हैं खंड 4 पर, महिला वोटरों का ऐतिहासिक बदलाव। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस चुनाव में महिला वोटरों के रुझान में एक भूकंपीय बदलाव आया है। अनुमान लगाया गया है कि कम से कम 5% महिला मतदाताओं ने सत्ताधारी पार्टी को छोड़कर विपक्ष की ओर रुख किया। अब एक ऐसे राज्य में जहां 3 करोड़ से अधिक सक्रिय महिला मतदाता हों, वहां ये 5% का स्विंग चुनावी गणित को पूरी तरह से पलट देने के लिए काफी है। ये कोई छोटी मोटी दरार नहीं थी, ये पूरी दीवार के ढहने जैसा था। इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे मुख्य रूप से सुरक्षा और भावनाओं से जुड़े मुद्दे सबसे ऊपर रहे। संदेश खाली और आरजी कर जैसी गंभीर घटनाओं ने महिला मतदाताओं के मन में एक बहुत गहरा भावनात्मक अलगाव पैदा कर दिया। जमीनी स्तर पर सुरक्षा के प्रति जवाबदेही की मांग उठने लगी, और इसका सबसे बड़ा प्रतीक तब देखने को मिला जब एक पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ चुनाव मैदान में उतरी और उन्होंने जीत भी हासिल की। इस जीत ने स्पष्ट कर दिया कि महिला वोटर अब पारंपरिक निष्ठा से आगे बढ़कर अपनी सुरक्षा के मुद्दे पर वोट कर रही थीं। सुरक्षा के साथ साथ वित्तीय वादों की भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी की पुरानी लक्ष्मीर भंडार जैसी कैश ट्रांसफर योजना थी, तो वहीं उसके मुकाबले में विपक्ष ने अपनी अन्नपूर्णा योजना के तहत 3,000 रुपये प्रति माह का सीधा वादा कर दिया। इसके अलावा महिलाओं के लिए 33% नौकरी आरक्षण और विशेष दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड जैसे नए वादों ने पारंपरिक योजनाओं के प्रभाव को काफी हद तक कम कर दिया। इन नई घोषणाओं ने एक बहुत ही आकर्षक विकल्प पेश किया, जिसने वोटरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। और अब हमारा अंतिम खंड, खंड 5, राजनीतिक रणनीतियों की जमीनी हकीकत। इन दोनों पार्टियों की रणनीतियों के बीच का जो अंतर था, वो बिल्कुल साफ था। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी का पूरा चुनाव अभियान संस्थागत हमलों यानी चुनाव आयोग की आलोचना और एसआईआर के विवाद के ही इर्द गिर्द घूमता रहा। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी ने अपना पूरा ध्यान स्थानीय और रोजमर्रा के मुद्दों पर केंद्रित रखा, जैसे अर्थव्यवस्था, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और जमीनी स्तर पर सीधा संपर्क बनाना। और इस जमीनी संपर्क को संभव बनाया इस एक बड़े आंकड़े ने। महज 5 सालों के भीतर विपक्ष ने अपने सक्रिय और सत्यापित जमीनी कार्यकर्ताओं की फौज को 1 लाख से बढ़ाकर सीधा 3 लाख कर दिया। ये केवल कोई संख्या नहीं थी, बल्कि चुनाव जीतने के लिए तैयार की गई एक बहुत ही व्यवस्थित मशीनरी थी। ये 3 लाख कार्यकर्ताओं की फौज हवा में काम नहीं कर रही थी। उन्होंने 45,000 करीबी मुकाबले वाले बूथों को पूरी तरह से व्यवस्थित किया। उन्होंने प्लैटिनम बूथ पर 50 कार्यकर्ता, गोल्ड पर 25, सिल्वर पर 10 और ब्रॉन्ज बूथ पर 1 कार्यकर्ता तैनात किया। ये माइक्रो लेवल बूथ मैनेजमेंट का एक अभूतपूर्व और बेहद विस्तृत उदाहरण था। इसी मशीनरी ने हार जीत के बारीक अंतर को भी उनके पक्ष में कर दिया। संगठन के अलावा एक बहुत ही गहरी सांस्कृतिक रणनीति भी अपनाई गई। विपक्ष ने अपनी बाहरी छवि को तोड़ने के लिए स्थानीय संस्कृति को पूरी तरह अपना लिया, जैसे बड़े नेताओं का स्थानीय मछली और झाल मुड़ी खाना, खुद को भूमिपुत्र के रूप में स्थापित करना और शहरी इलाकों के लिए विशेष रूप से प्रमुख नियुक्त करना। यह एक सोची समझी सांस्कृतिक और शहरी रणनीति थी जो जमीन पर पूरी तरह से सफल साबित हुई। और ये सब हमें इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या चुनाव हारने के बाद सिर्फ सिस्टम या व्यवस्था की शिकायत करना ही काफी होता है, या फिर किसी भी राजनीतिक आंदोलन को सफलता पाने के लिए इसी तरह की पूर्ण जमीनी एकजुटता, माइक्रो मैनेजमेंट और सटीक रणनीतिक क्रियान्वयन की आवश्यकता होगी? ये विश्लेषण सिर्फ एक राज्य के चुनाव का नहीं है, बल्कि भविष्य की राजनीतिक रणनीतियों के लिए एक केस स्टडी है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इस विस्तृत विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।